नमस्कार, लॉयर्स गाइड में मैं एडवोकेट गगन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हमारा चल रहा है। चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 10 मेंटेनेंस फॉर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो ये मेंटेनेंस का पहले 125 सीआरपीसी हुआ करता था, लेकिन अब नया सेक्शन 144 से शुरू हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुल मिला के 144 से लेके 147 तक के सेक्शंस आते हैं। क्विकली इसको क्लियर करते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, समझने में भी आसानी होगी। सो ऑर्डर में क्या आता है? सेक्शन 144 सबसेक्शन ए 1 बताता है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट हैविंग सफिशिएंट मींस, किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस है और नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए किसको? वाइफ को। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, और हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, चाहे उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जिसके अंदर क्या कंडीशन डाली है? नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, डॉटर जो मैरिड हो जाएगी उसकी चीज नहीं आएगी। Who has attained majority where such child is by reason of such physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। शादीशुदा डॉटर इसका पार्ट नहीं है। His father or mother unable to maintain himself or herself, a judicial magistrate of the first class may upon proof of such neglect or refusal order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। तो मजिस्ट्रेट इस चीज का ऑर्डर दे देगा कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, वाइफ का भी ध्यान रखना है और पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, जो लोग अपना ध्यान नहीं रख सकते। और इसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट भी आता है, मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड, माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को क्या ऑर्डर कर देगा? रेफर टू क्लॉज बी हिज लेजिटिमेट चाइल्ड टू मेक सच अलाउंस अंटिल शी अटेन हर मेजोरिटी, तब तक उसको पैसा मंथली दे जब तक वो मेजोरिटी नहीं अटेन कर लेती, 18 साल की उम्र नहीं हो जाती। इफ द जेएम इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड इज नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस, राइट। तो सेक्शन 2 के अंदर जो बताया गया है, अटेन जब तक मेजोरिटी करेगा वो उसको मंथली अलाउंस देने के लिए ऑर्डर दे देगा। और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, जो हस्बैंड ऑफ सच मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड इज नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस, मतलब जो फीमेल चाइल्ड जो माइनर है उसका भी हस्बैंड अगर उसको सफिशिएंट, दोबारा से समझते हैं इसको, प्रोवाइडेड दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को ऑर्डर कर देगा, जो रेफर टू क्लॉज बी में बताया गया, ऊपर हमने अभी पढ़ा है, टू मेक सच अलाउंस, ऐसे अलाउंस दे, मंथली अलाउंस जो बोला गया वो दिए, अंटिल शी अटेन हर मेजोरिटी, जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं करती। इफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड, माइनर फीमेल चाइल्ड अगर शादी हो जाती है, इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मील, की हस्बैंड भी उसका ध्यान नहीं रख सकता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ। अब प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग के दौरान के अंदर उनके पास तो खर्चा नहीं है, तो डॉक्टर तो जज क्या कहेगा? इंटरिम अलाउंस अलाउ कर देगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रायल, interim maintenance of his wife or such child father or mother and the expenses of such proceeding which the JM considers reasonable and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time fit। कि अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, उनके पास तो केस लड़ने के भी पैसे नहीं है, वो कोर्ट तो आ गए, तो कोर्ट में केस लड़ने का खर्चा और इंटरिम जो मेंटेनेंस है वो स्टार्ट कर देगा कि फिलहाल देना शुरू करो जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, बाकी बाद देखेंगे आप क्या तर्क वितर्क देते हैं। Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expense of the proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within 60 days of the date of the service of the notice of the application to such person। क्या बता रहे हैं? Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance, जो application है monthly allowance की interim maintenance और expenses की of proceeding जो हमने कर रहे हैं under the second proviso shall
एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता है, बी डिस्पोज विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब आपने केस दिया, केस पहले एक्सेप्ट होगा, पार्टी को नोटिस देगा, नोटिस देने के 60 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन जो इंट्री मेंटेनेंस की डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। ये ना हो कि इंट्री मेंटेनेंस के अंदर नहीं साल लग गया, 2 साल लग गया। Explanation for the purpose of this chapter. Minor means a person who under provision of Indian Majority Act 1975 is deemed not to have attained his majority, 18 साल नहीं हुआ। Wife, a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried. Divorce मतलब wife मतलब क्या है, divorce भले ही हो गया या अभी वो divorce obtain कर रही है और उसकी दूसरी शादी नहीं हुई, वो wife ही कहलाएगी। सब सेक्शन 2 क्या बताता है 144 का, any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expense of proceedings shall be payable from the date of order, जिस दिन order होगा उस दिन से payable होगा। और if so ordered, और यदि order दिया जाता है from the date of the application for maintenance, या order से होगा maintenance या जिस दिन application लगी थी उस दिन से interim maintenance and expense proceeding start हो जाएगी। Subsection 3 बता रहा है if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may for every breach of order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month allowance for the maintenance or the interim maintenance and expense of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month and until the payment if sooner made। अगर वो ऑर्डर करने के बावजूद उसको कंप्लाई नहीं करता तो या तो उसको 1 महीने की जेल हो जाएगी या जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक वो जेल में रहेगा। पैसा देना जरूरी है और इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it become due। अब आप अपनी अमाउंट ड्यू होगी है, अब जज को क्या पता चलेगा आपने पैसे आए कि नहीं आए, तो उसमें वारंट वारंट नहीं इशू किया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी भाई 1 साल के अंदर अंदर, ऑर्डर के अंदर अगर आपको पैसा नहीं आया, आप वेट कर रहे हो, वो कह रहा है कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले महीने दूंगा, 2 महीने में दूंगा, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले आपको वापस कोर्ट जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नहीं बाबू इसने कुछ नहीं दिया, हमें कंप्लेंट कर दो वापस से। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, वो कहता है कि नहीं मैं तब मेंटेनेंस दूंगा जब वाइफ मेरे साथ रहेगी, और वो मना कर देती है रहने के लिए, मैं नहीं रहूंगी। Such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so। वो मना कर रही है तब भी उसी की सुनी जाएगी कि मना कर रही है, समझ में आ गया कोई कारण होगा जो मना कर रही है, तब भी ऑर्डर पास करेगा, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ ए हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं, कई हिंदू धर्म में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती, अदर रिलीजियंस में होती है। इफ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स ए मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। वो वाइफ क्यों उसके साथ रहेगी जो किसी मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है या कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज के साथ ऑलरेडी रह रहा है। अदर रिलीजन की बात हो रही है जहाँ पे सब अलाउड होता है, तो वहां पे वाइफ रहने से मना कर सकती है, लेकिन उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी क्योंकि वाइफ की सुनी जाएगी। सबसेक्शन 4 बताते हैं नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटीरियर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से वो अलग हो गई है, एडल्टरी के कारण किसी रीजन से वो अलग हो गई है। एडल्टरी हम जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्टरी कहा जाता है, उस रीजन से वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई है, और या कोई विदाउट सफिशिएंट रीजन नहीं है कि वो अलग क्यों रह रही है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ऐसे तो परिवार खराब करने वाली बात है, तो उस केस में उसको ये चीजें नहीं, मतलब कानून बनाया गया मदद करने के लिए, कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि आप उसका मिसयूज करो और उसका मिसयूज करके फायदा उठाओ, तो कानून कायदे के लिए बनाया गया, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, यही कानून कहता है। Subsection 5 कहता है on proof that any wife in whose favor an order has been made unless this section is living in adultery or that without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the judicial magistrate cancel the order। अब ये प्रूव हो जाता है कि या तो एडल्ट्री में रह रही है विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड के वो अलग रह रही है या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने इंटरिम ऑर्डर दे भी रखा मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन 145 बताता है, बड़ा लंबा होते हैं बट ये बड़े मजेदार केस होते हैं। जब डिवोर्स मैटर आपके पास आते हैं और ये आपने सेक्शन आराम से पढ़े होते हैं तो आपका एक लेवल कॉन्फिडेंस अलग ही हो जाता है। सेक्शन 145 आ रहा है प्रोसीजर। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लिया जा सकता है जहां वो रह रहे हैं, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, जहां वाइफ और वो रह रहे हैं,
और वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, या वो अपनी बीवी के साथ आखिरी जहां रहा था, और एज द केस में भी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, या इलेजिटिमेट चाइल्ड जो बिना शादी के बच्चा हुआ है उसकी माँ जहां पे रह रही है। सबसेक्शन 2 बताता है all evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made। सारे एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स के अंदर शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, किसकी प्रेजेंस में लिए जाएंगे, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पेमेंट और मेंटेनेंस का दिया गया, प्रपोज किया गया है, और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन प्रेजेंस ऑफ द प्लीडर एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन केसेस, और जब वो आ जाएगा तो उसकी अटेंडेंस प्लीडर के सामने प्रेजेंट मार्क करी जाएगी एंड शैल बी रिकॉर्ड की जाएगी इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द समन केसेस, उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से समन केसेस के अंदर प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। Provided that if the judicial magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, अब ये पता चल जाता है कि वो जानबूझ के हमें नोटिस दिया अवॉइड कर रहा है, और willfully neglecting the attend to court, जानबूझ के कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा, सम्मान आ रहा मना कर रहा है, यहाँ पे नहीं रहता। The magistrate में proceed to hear and determine the case ex parte, ex parte होता है दूसरी पार्टी को सुने बिना एक साइड का पक्ष ले लेना। एक्स पार्टी के अंदर क्या होता है, सामने वाला पक्ष को सुना नहीं जाएगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ चुका है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, आना तो पड़ेगा कोर्ट में। And any orders so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। And any orders so made, जो भी ऑर्डर बनाया जाएगा, may be set aside, साइड पे रख दिया जाएगा, for good cause shown on an application made within 3 months, अगर 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन ली जाती है तो उस ऑर्डर को साइड पे भी रखा जा सकता है, from the date thereof subject to such terms including terms as to pay of cost, इसमें cost of payment to the opposite party सब कुछ आता है जैसा कि मजिस्ट्रेट को सही लगता है, तो आना जरूरी है, नहीं आएगा तो एक्स पार्टी हो जाएगा, एप्लीकेशन लगेगी तो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कोस्ट एज मे बी जस्ट। अब डिपेंड करता है कि जस्ट क्या है, न्याय क्या है। एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है तो मेंटेनेंस उसकी 10,000 रुपये की तनख्वाह के हिसाब से वो देगा ना। अब कोई बंदा 10,000 रुपये की तनख्वाह है, उसकी बीवी कहती है मेरे महीने के 25,000 रुपये के खर्चे हैं, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, तो अनजस्ट हो जाएगा। तो आपको मेंटेनेंस जिसकी तनख्वाह है, जैसे तनख्वाह है उसी के हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड करनी है। ये मजिस्ट्रेट उसकी इनकम देख के डिसाइड करता है। लाख रुपए की इनकम होगी तो लाख रुपए की मेंटेनेंस बनेगी, हजारों की होगी तो कुछ हजार की बनेगी। सेक्शन 146 पे आ जाते हैं सर। सेक्शन 146 बताता है ऑल्टरेशन इन अलाउंस। On proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 144 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance, or order under the same section to pay monthly allowance for the maintenance, on proof of change in the circumstance of any person, किसी व्यक्ति के परिस्थितियां बदल गई हैं और उसका प्रूफ मिल गया, रिसीविंग अंडर सेक्शन 144, जो सेक्शन 144 में मंथली अलाउंस दिया गया फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, और इंटरिम मेंटेनेंस दे रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस दे रहा है टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर, एज द केस में भी। Magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case में भी। परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, तनख्वाह बढ़ गई है तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, तनख्वाह कम होगी तो मेंटेनेंस कम हो जाएगी, नौकरी चली गई तो उस पर भी जैसी परिस्थिति होंगी वैसे जज साहब फैसला ले लेंगे। Subsection 2 बताता है where it appears to the judicial magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel the order और एज द केस में भी वेरी द सेम अकॉर्डिंगली है। जहां ऐसा लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन, की किसी डिसीजन के परिणाम स्वरूप जो सिविल कोर्ट ने लिया है, एनी ऑर्डर मेड अंडर 144 शुड बी कैंसल, कि उसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा काम हुआ है कि वो ऑर्डर कैंसिल कर देना चाहिए या परिवर्तित करना चाहिए, ही शैल कैंसल द ऑर्डर एज द केस में भी वेरी द सेम अकॉर्डिंगली। हमने अभी पढ़ा है मेंटेनेंस चेंज हो सकती है। Where any order has been made under section 144 in favor of a woman, woman के फेवर में अगर 144 में कोई ऑर्डर दे दिया गया, who has been divorced by, जिसको डिवोर्स दे दिया गया था, or has obtained a divorce from her husband, या डिवोर्स obtained कर चुकी है, the judicial magistrate shall, if he is satisfied that a woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order from a date of her remarriage। अब ये थोड़ा ना कि वो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, डिवोर्स आपने दे दिया तो, और ये थोड़ा ना कि उसने दूसरी शादी कर ली तो मेंटेनेंस आप ही दोगे, तो जहां उसकी डेट रीमैरिज हो जाएगी उस डेट से वो ऑर्डर स्टैंड्स कैंसिल हो जाएगा। The woman has been divorced by her husband and that she received whether before or after the date of said order the whole of sum
which under any customary or personal law applicable to parties was payable on such divorce, cancel such order. The woman has been divorced by her husband. Husband से divorce हो चुका है, and that she has received और उसको प्राप्त हो चुका है whether before or after the date of said order. ऑर्डर से पहले या उसके बाद में उसे कुछ प्राप्त हुआ है क्या? द होल ऑफ द सम विच, पूरा अमाउंट ऐसी रकम का, अंडर एनी कस्टमरी, कुछ कस्टमरी और पर्सनल लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर होता है कि जो लेडी होती है उसको पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे मिल चुके हैं उसको, वाज पेबल ऑन सच डिवोर्स कैंसिल सच ऑर्डर, और वो पैसा उसको डिवोर्स पे देना था, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा उस स्थिति के अंदर. इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड. कहां पे वापस होगा, कैंसिल होगा? इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर, ऑर्डर से पहले दे दिया गया था रकम, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, तो उस डेट से वो कैंसिल कर देंगे. इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमन. और दूसरे केस में क्या होगा, द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो पीरियड दिया गया तो उसकी एक्सपायरी के साथ वो खत्म हो जाएगा. इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमन, कि वो ऑलरेडी पैसे दे चुका है. सबसेक्शन सी बताता है द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरली सरेंडर्ड हर राइट्स टू मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी आफ्टर अ डिवोर्स कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर. वो लड़की कहती मुझे इस बंदे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस छुटकारा दिला दो, मैं इसको छोड़ के जाना चाहती हूँ, और अगर ऑर्डर उसको इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस से मिला हुआ तो वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा बेसिस ऑन हर रिक्वेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. सबसेक्शन 4 बता रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, जब डिक्री बना रहे हैं फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डोरी बाय एनी पर्सन, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डोरी बाय एनी पर्सन, मेंटेनेंस के अलावा डोरी जो दी थी वो भी तो वापस लेंगे, टू में मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम हैज बीन ऑर्डर, जिसके लिए मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस या एनी ऑफ देम हैज बीन ऑर्डर किया गया टू बी पेड अंडर सेक्शन 144, द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द सम व्हिच हैज बीन पेड टू और रिकवर्ड बाय such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order. जो पैसे वो दे चुका है वो उसको एडजस्ट किया जाएगा उसके मंथली अलाउंस के अगेंस्ट के अंदर, जो उस समय वो डिक्री के टाइम पे पैसा वापस कर रहा है. सेक्शन 147 इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस. A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be shall be given without payment. A copy of order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be, जैसा भी केस है, चाहे वो मेंटेनेंस का है, चाहे इंटरिम मेंटेनेंस का है, चाहे एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का है, shall be given without payment to the person in whose favor is made. ऑर्डर कॉपी की दी जाएगी, चाहे कोई सा भी केस है, चाहे मेंटेनेंस का है, चाहे इंटरिम मेंटेनेंस का, चाहे एक्सपेंस के ऊपर बोला गया, जैसा भी केस है, shall be given without payment to the person, बिना पेमेंट के दिया जाएगा, टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड. मतलब अब आपको कोर्ट से ऑर्डर कॉपी निकालनी है, इसके लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे, विदाउट पेमेंट आपको दिया जाएगा. और टू हिज गार्जियन इफ एनी और टू द पर्सन टू हुम द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी इज टू बी पेड एंड सच ऑर्डर मे बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा ऑर्डर ऑब्टेन किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा. इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of allowance or as the case may be expenses due. In any place where the person against whom it is made, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया गया मे बी ऑन सच मजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज की यही पार्टी है एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंस और नॉन पेमेंट इसकी नहीं हुई और एज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू, जैसे जैसे उसके एक्सपेंसेस ड्यू है उसका ऑर्डर और उसकी कॉपी उसको दे दिया जाएगा. यहाँ से चैप्टर हमारा 10th खत्म होता है. मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 11 के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.